हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 29 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा A.M. खानविलकर। तो A.M. खानविलकर अब भारत के नए लोकपाल बन गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जस्टिस A.M. खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। लोकपाल के अलावा 6 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। तो इनमें से 3 न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है और 3 अन्य न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो सबसे पहले बात करें न्यायिक सदस्यों की, तो उनमें न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। और अन्य सदस्यों में अजय तिर्की, पंकज कुमार और सुशील चंद्रा हैं। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। जो लोकपाल होता है उसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 8 सदस्य हो सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जिसमें से 4 न्यायिक सदस्य होंगे और 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है या उनकी 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। इनमें से जो पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। अब सवाल आता है कि लोकपाल क्या है? तो दोस्तों, यह एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है, यानी कि इसका काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना। तो लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर किसी पर भी भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप लगते हैं तो उसकी जांच करने के लिए कौन होता है? लोकपाल। अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर लोकपाल नहीं होता है, लोकायुक्त होता है। तो लोकायुक्त राज्य स्तर पर जो आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, उसकी जांच करता है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि लोकपाल कार्य ग्रहण करने की तिथि पर लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 45 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख पदाधिकारी नोट कर लीजिएगा, जैसे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? D.Y. चंद्रचूड़। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। भारत के महान्यायवादी कौन है? R. वेंकट रमनी। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? अजीत डोभाल। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में भारत के? हीरालाल सामरिया। नीति आयोग के CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? V अनंत नागेश्वरन। तो दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, उससे ऐड हो जाना है। तो स्टडीकर से रिलेटेड आपको PDF वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, क्लास नोट्स और डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम ई-बुक की बात करें तो आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा? आंसर हो जाएगा 2035 तक। तो अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई केंद्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2035 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना का अनावरण किया है। यानी कि 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। तो इस योजना का अनावरण प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के मिशन की भी पुष्टि की है। यानी आने वाले समय में भारत स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। तो इस मिशन की भी पुष्टि की है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो स्पेस स्टेशन क्या है? तो अंतरिक्ष स्टेशन या स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित की गई एक स्थायी सुविधा होती है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों की रहने की भी सुविधा होती है। तो वो अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हैं, बहुत सारी खोजें करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं
और बहुत दिनों तक रह सकते हैं उसमें, ठीक है। तो और खोज करने के बाद वो पृथ्वी पर वापस भी आ सकते हैं। सबसे पहले सोवियत रूस ने 1971 में अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन स्थापित किया था। अब तक कुल 11 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं। यहाँ पर बात आई थी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर और यह इसरो का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान और कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा उज्जैन में। तो दोस्तों उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। तो इसका उद्घाटन 1 मार्च 2024 को किया जाना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उज्जैन में ये जो वैदिक घड़ी है कहाँ स्थापित की गई है? तो ये उज्जैन के जंतर मंतर में स्थापित की गई है और यह घड़ी 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। दोस्तों इस वैदिक घड़ी में हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिष गणना के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा इस घड़ी में IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम दोनों को दिखाया जाएगा। दोस्तों 2024 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? भारत के नरेंद्र मोदी जी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में स्थापित किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में स्थापित किया गया है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? भूटान। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है? भोपाल। देश का पहला पशु शवदाह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु में है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में स्थापित किया गया है और भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। तो दोस्तों असम सरकार के द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया गया है। यानी अब असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 था असम में, इसमें पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से कम आयु के इच्छुक व्यक्तियों के विवाह को रजिस्टर करने की गुंजाइश प्रदान की गई थी। यानी कि अगर कोई पुरुष है, 21 वर्ष से कम उसकी आयु है, तो वो इस अधिनियम के तहत विवाह कर सकता था। कोई महिला है तो वो 18 वर्ष से कम उम्र में भी विवाह कर सकता था। तो इसलिए इस अधिनियम को अभी हटाने का या रद्द करने का फैसला किया गया है असम सरकार के द्वारा। बात करते हैं असम की। राजधानी क्या है इसकी? दिसपुर। हेमंता बिश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नाबेरी, ओरंग और देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क ये सभी असम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 का आयोजन 27 फरवरी 2024 से शुरू हुआ है और ये आयोजन हैदराबाद में शुरू हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा कि इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा किया गया है। थीम क्या है इसकी? तो थीम है डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संभावनाओं को फिर से परिभाषित करना, यानी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिएगा।
चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत टैक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया है। एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ है। आतंकवाद से निपटने पर पहली EU भारत गोलमेज सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में किया गया है। G77 शिखर सम्मेलन युगांडा में हुआ है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई UAE में हुआ है। खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है और क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी की शुरुआत किस राज्य में की है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों पीएम मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में लगभग 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और थुथुकुडी में ही देश की सबसे पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी की शुरुआत की है। फेरी का मतलब होता है एक प्रकार की नाव, और ये जो फेरी है ये वाराणसी के गंगा नदी में चलाई जाएगी, यानी कि वाराणसी में गंगा नदी में इस फेरी को चलाया जाएगा। हरित नौका पहल के तहत यह फेरी बनाई गई है। ठीक है, तो फेरी का मतलब आपको याद रखना है क्या होता है, एक प्रकार की नाव। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई कैपिटल है, राज्यपाल है RN रवि, मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। मुख्य और प्रमुख त्योहार आपको याद रखना है यहाँ का कौन है, पोंगल। और पोंगल के अवसर पर एक खेल खेला जाता है जिसे जल्लीकट्टू बोला जाता है। तो ये सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है तमिलनाडु का। विधानसभा की 234, राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। अनामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। तो 28 फरवरी 2024 से जो उच्च शिक्षण संस्थान है, यानी जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यहाँ पर इस पहल की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य होगा युवा मतदाताओं को बाहर आकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह पहल 6 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। बात आई है दोस्तों यहाँ पर मतदान की, वोट की, तो चलिए बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग की, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के चुनाव आयोग का काम होता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है या उसकी 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वर्तमान में भारत में 6 नेशनल पार्टियां हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये हैं भारत की 6 नेशनल पार्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाया गया था और इस प्रकार का कानून लाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बना था। लेकिन जब से नई सरकार आई है उसने ये कहा है कि वो इस कानून को खत्म कर देगा। तो अब इस कानून को खत्म करने का फैसला भी ले लिया गया है नई सरकार के द्वारा। दोस्तों इस कानून में 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे लोगों को तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ है उन्हें तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी। इस प्रकार का ये कानून था, लेकिन अब इस कानून को निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। और यहाँ के सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय, वही सम्राट दोस्तों जो कि यूनाइटेड किंगडम के सम्राट हैं। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? क्रिस्टोफर लक्सन। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो थाईलैंड में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की स्थापना अभी हाल ही में की गई है। अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है।
दुबई ने भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनने वाले हैं। यूएई को अभी हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। श्रीलंका गीता महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। और आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां सदस्य माल्टा बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल हुई हैं? आंसर हो जाएगा 8 सीटें। तो अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव आयोजित किए गए थे और उसमें बीजेपी को 8 सीटें प्राप्त हुई हैं उत्तर प्रदेश से और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तो भाजपा से किसको किसको राज्यसभा की सीट मिली है उत्तर प्रदेश से? RPN सिंह, तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन और संजय सेठ। समाजवादी पार्टी से कौन से उम्मीदवार जीते हैं? जया बच्चन और रामजी लाल सुमन। अगर दोस्तों हम अन्य राज्यों के राज्यसभा चुनाव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था 1 सीट पर, उसमें हर्ष महाजन ने जीत हासिल की है और उनका संबंध बीजेपी से है। कर्नाटक में भी इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, GC चंद्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन ने जीत हासिल की है और बीजेपी से नारायण साहब भंडागे ने जीत हासिल की है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो उसमें राज्यों के जो विधायक होते हैं वो मतदान करते हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए। ठीक है, चलिए राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों की मैक्सिमम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है। दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और ये जो सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से रिलेटेड होते हैं। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा में SC और ST के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसका विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा शफीकुर रहमान वर्क। तो शफीकुर रहमान वर्क का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह समाजवादी पार्टी के नेता थे और अभी वर्तमान में जो संसद थी उसमें भारत के सबसे उम्रदराज सांसद थे। दोस्तों वह 4 बार विधायक रहे हैं। 2019 में वो संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। 5 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, तो काफी लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है उनका। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है। अभिनेता ऋतुराज सिंह का, जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ है। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हुआ है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, गगनयान मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट कौन कौन है? तो प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। रेंगपो स्टेशन किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है? सिक्किम। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में बनाई गई है? अल्जीरिया। अदानी ग्रुप ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। मरियम नवाज किस देश में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? पाकिस्तान। सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? हरियाणा। जैन निकोल लॉफ्टी ईटन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज शतक बनाया है? नामीबिया। किस देश में प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है? फिलिस्तीन। GD बिरला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अदिति सेन डे को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख टाइगर रिजर्व। तो मानस टाइगर रिजर्व असम में है, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में, डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में और रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। तो ये सभी टाइगर रिजर्व आप नोट कर लीजिएगा।
कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर महाराष्ट्र बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।